नमस्कार दोस्तों, कोविड-19 का दूसरा वेरिएंट ख़त्म नहीं हुआ कि और एक दूसरा वेरिएंट सामने आया है। अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद और एक नया वेरिएंट उभर कर सामने है जिसका नाम दिया गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये वेरिएंट पहली बार किस देश में पाया गया है और इस वेरिएंट का क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है, ये कितना खतरनाक है और दुनिया भर की सरकार इस वेरिएंट को लेकर इतना चिंतित क्यों है, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। The International Monetary Fund is warning that the new Omicron coronavirus variant is likely to delay the global economic. देखिए, कोरोना का ये नया वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका से निकलकर कई देशों में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका में कई हफ्तों से ये फैल रहा था। अब WHO ने भी इसे खतरनाक माना है। ये वेरिएंट अफ्रीकी देश दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना पहुंच चुका है। एशिया के देश हांगकांग में भी केसेस लगातार मिलते नजर आ रहे हैं। In a world fatigued by waves of COVID-19, now renewed fear. In South Africa, scientists identifying a troubling new variant of the virus that is dominating infections here. इस वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन वेरिएंट या B1.1529। इस वेरिएंट को पहली बार डिस्कवर किया गया है बोत्सवाना देश में, जो एक साउथ अफ्रीकन देश है। साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट ने इसके बारे में 24 नवंबर को पहली बार WHO को रिपोर्ट किया है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में फैल चुका होगा। WHO ने 26 नवंबर को इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है। आपको शायद पता होगा कि जो भी वेरिएंट कोविड-19 को देखने को मिला है, इन सारे वेरिएंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट उसी वेरिएंट को कहा जाता है जिस वेरिएंट की वजह से सिग्निफिकेंट कम्युनिटी ट्रांसमिशन देखने को मिल सकता है या फिर ट्रांसमिसिबिलिटी और सीवियरिटी ऑफ डिजीज में भी फर्क पड़ सकता है या फिर पोटेंशियली प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अभी तक के WHO की रिपोर्ट के अनुसार वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट दुनिया भर में दो ही देखने को मिला है। एक है लैम्डा वेरिएंट जो पेरू देश में पाया गया था दिसंबर 2020 में, और दूसरा है म्यू वेरिएंट जो कोलंबिया में पाया गया था जनवरी 21 में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक वेरिएंट है वो वेरिएंट ऑफ कैटेगरी के अंडर आता है, वो कोविड वेरिएंट जिससे ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकता है या डिजीज़ की सीवियरिटी ज़्यादा देखने को मिल सकता है या फिर जो स्प्रेडेबिलिटी है वो ज़्यादा देखने को मिल सकता है या फिर वैक्सीन का जो इफेक्टिवनेस है और पब्लिक हेल्थ मेजर्स का जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही कम देखने को मिल सकता है। अभी तक के WHO की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 4 ही वेरिएंट ऑफ कंसर्न के अंदर देखने को मिल सकता है। अभी और एक नया वेरिएंट इस वेरिएंट के अंदर ऐड होने वाला है। अल्फा वेरिएंट को पहली बार डिस्कवर किया गया यूके में सितंबर 2020 को। बीटा वेरिएंट को पहली बार डिस्कवर किया गया साउथ अफ्रीका में मई 2020 को। गामा वेरिएंट को पहली बार डिस्कवर किया गया ब्राज़ील में नवंबर 20 को। डेल्टा वेरिएंट को पहली बार डिस्कवर किया गया इंडिया में अक्टूबर 20 को। अभी ये जो नया वेरिएंट है, इस ओमिक्रॉन वेरिएंट को कहीं मल्टीपल कंट्रीज में डिस्कवर किया गया है। आज तक जो भी कोविड-19 की वेरिएंट देखने को मिला है उनमें से सबसे ज़्यादा डोमिनेंट वेरिएंट थे डेल्टा वेरिएंट, और डेल्टा वेरिएंट की वजह से सबसे ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए थे और इस वेरिएंट की वजह से सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी दुनिया भर में। और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार आज तक दुनिया में जो भी कोविड-19 केसेस देखने को मिला है उनमें से 99% डेल्टा वेरिएंट के केसेस थे। इसलिए दुनिया भर की गवर्नमेंट साइंटिस्ट WHO डरे हुए हैं कि ये वेरिएंट कहीं डेल्टा वेरिएंट की तरह दुनिया को पूरी तरीके से डोमिनेट ना कर दे और फिर से और एक थर्ड वेव स्टार्ट ना हो। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है और आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और इसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेट कितना हाई है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट दूसरा कोविड वेरिएंट से कितना खतरनाक है, लेकिन साउथ अफ्रीका की एक रीजन में रिसर्च किया गया है। उस रिसर्च में पता चला कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ज़्यादा इन्फेक्टेड है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। शॉकिंग बात यह है, जो लोग वैक्सीनेटेड है और कोविड-19 से रिकवर हुए उनको भी ये वायरस इफेक्ट कर सकता है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। हालांकि WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी तक ऐसा कोई भी मेजर सिम्टम्स देखने को नहीं मिला इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का, लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जो लोग ओमिक्रॉन से इन्फेक्टेड हुए हैं वो बिना सिम्टम्स वाला भी है और सिम्टम्स वाला भी है, जैसे कि मांसपेशी में दर्द होना, सीने में दर्द होना, गले में दर्द होना, 2-3 दिन का थकान महसूस होना। इन्हीं सब सिम्टम्स का सहारा लेके इस वायरस को डिटेक्ट किया जा रहा है साउथ अफ्रीका में। और सबसे ज़्यादा चिंता करने वाला बात यह है कि अभी तक इस ओमिक्रॉन का कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने को नहीं मिला, हालांकि इस पे रिसर्च जारी है अभी तक।
अब बात करते हैं कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना ट्रांसमिसिबल है। वायरस में म्यूटेशन होना आम बात है, जैसे कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट भी कोविड की दूसरा वेरिएंट से म्यूटेट होकर ही बना है। इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में 50 से ज़्यादा म्यूटेशन देखने को मिला है। आपको जो स्पाइक ऊपर देख रहे हैं, इन्हीं की मदद से ये ट्रांसमिट होता है। इसका सिर्फ स्पाइक प्रोटीन में 32 टाइम्स म्यूटेशन देखने को मिला है और डेल्टा वेरिएंट में 9 स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन देखने को मिला है। उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेट कितना हाई हो सकता है, लेकिन WHO की रिपोर्ट के अनुसार उनके पास अभी तक सफिशिएंट डाटा नहीं है कि इसका एग्जैक्ट स्प्रेडेबिलिटी रेट बता सके। साउथ अफ्रीका के एक रीजन में रिसर्च किया गया था। उस रिसर्च में पता चला कि ये कोविड वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ये 1 to 30% टच किया था। इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है दूसरा वेरिएंट के कंपैरिजन में। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो वुहान वाला ओरिजिनल वेरिएंट था, अल्फा वेरिएंट, उससे 500% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। और जो डेल्टा वेरिएंट आया था, वो डेल्टा वेरिएंट सिर्फ 50% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल थे अल्फा वेरिएंट से। तो इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। अगर ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा तो फिर से लॉकडाउन होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है और बहुत ही जान जाने के चांसेस है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। ऑलमोस्ट दुनिया की सारी कंट्रीज़ में इस वेरिएंट को कुछ मात्रा में देखा गया है और कुछ इतनी सारा अननोन इन्फॉर्मेशन के चलते और अननोन फैक्ट्स के चलते दुनिया भर की सरकार बहुत ही चिंतित है कि ये इसका नतीजा क्या हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे देशों ने ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया और बहुत सारे देशों ने लगा भी दिया और बहुत सारे देशों में लॉकडाउन भी इम्पोज कर दिया। यूके ने साउथ अफ्रीकन ट्रैवलर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। यूएसए ने भी साउथ अफ्रीकन 7 कंट्रीज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया। अगर वो अमेरिकन सिटीज़न है उसको अलाउड कर रहे हैं उनके कंट्री में। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ स्टेप्स लिया जा रहा है, जैसे कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन की जा रही है ऑन वीक के लिए और उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। आपको शायद पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने 15 दिसंबर से तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट को खोलने वाला था, लेकिन इस पर फिर से पुनर्विचार करेंगे क्या करना है। अगर पूरी दुनिया में फिर से लॉकडाउन इम्पोज होता है या ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लग जाता है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, तो इसका असर सीधा सीधा हमारी इकोनॉमी पर होगा। इकोनॉमी रिवाइव नहीं हुआ कि फिर से ये शुरू हो गया और इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ेगा तो स्टूडेंट्स पर पड़ेगा, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस बंद होता है तो घरों में पढ़ाई ज़्यादा नहीं होता है। ऑनलाइन के थ्रू कितना होगा आपको पता होगा। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि डेली वेज अर्नर कैसे जिएंगे, क्योंकि वो डेली कमाते हैं और डेली ही खाते हैं। और गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए। और आपके राय में क्या है दोस्तों, आप भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरी राय ये है कि दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए, गहराई से सोचना चाहिए कि इसका नतीजा क्या हो सकता है अगर फिर से लॉकडाउन होता है या ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लग जाता है। और हॉस्पिटल का फैसिलिटीज़ बढ़ाना चाहिए, बेड का फैसिलिटीज़ बढ़ाना चाहिए और जो भी रिक्वायरमेंट है उसका फुलफ़िल करना चाहिए। और जो भी रिकमेंडेशंस WHO के द्वारा इशू किया गया हर देश के लिए उसको पूरा करना चाहिए। और जो भी WHO के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है एक इंडिविजुअल के लिए, जो भी रिकमेंडेशंस दिया गया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। आखिर में बस मैं इतना ही कहूँगा, जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स है उनको अच्छे से फॉलो करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।